नमस्कार, मैं वंदना मिश्रा। वंदना म्यूजिक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अभी तक आप लोगों का चल रहा था पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या। उनमें आपने पढ़ा वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी, आपका अलाप, तान। ये सब बच्चों हमारे राग में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। जो बच्चों राग में जैसे स्वर लगते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी व्याख्या थी। आशा करते हैं यदि आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको इन चीजों की व्याख्याएं, इनसे संबंधित जो भी आपके कंफ्यूजन थे वो सभी दूर हो गए होंगे। अब बच्चों इसी में हम आगे चलते हैं। आपका काम है आगे जो हमारे तबले पर जो प्रयुक्त होते हैं जो शब्द, उनकी परिभाषाओं को ज्ञात करना। ठीक है ना बच्चों? सबसे पहली बात बच्चों, पीछे की सारी वीडियो को आप देखा करिए, जिससे क्या होता है कि हमारी थ्योरी की जो आपकी कंटिन्यूटी बनी आ रही है वो बीच में मिस नहीं होगी। तो कोशिश किया करिए कि जो अभी वीडियो देख रहे हैं इससे पहले की वीडियो एक बार जरूर देख लें, जिससे आपका जो साथ वाला जो चल रहा है ना कि एक साथ लगातार वाला, वो जो हमारा तार चल रहा है वो न टूटे। ठीक है, आइए चलते हैं हम आज की वीडियो पर। आज की वीडियो में बच्चों हम तबले पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नोट करते हैं। पहले हमारा आएगा, जैसे हम तबले पर जो बोल यूज करते हैं, तबले पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों की परिभाषा। ठीक है ना बच्चों? आज हम जानेंगे कि जो हमारे तबले पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या है और कैसे बनते हैं। ठीक है ना बच्चों? हम इनको समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको? सबसे पहली बात, तबले पर बच्चों आपने देखा होगा जब भी हमारा तबला बजता है तो कोई ताल बजती है। ठीक है ना? तो जैसे कोई ताल बजी, उस ताल में सबसे पहले एक शब्द प्रयोग होता है बच्चों, ठेका। एक शब्द प्रयोग होता है बच्चों, ठेका। ठेके का क्या अर्थ है? ठेके का क्या अर्थ है, आज हम इसी चीज को समझेंगे। पहले बच्चों, पहले मुझे सुनो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसको ढंग से आप सुनेंगे तो आपकी आधी परिभाषा ऐसे ही याद हो जाएगी। तबले पर बजने वाले, सुनते जाना बच्चों ध्यान से, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तबले पर बजने वाले बोलों के उस समूह को हम ठेका कहते हैं जिससे ताल का निर्माण होता है। ठीक है ना? या आप दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हो कि ताल या किसी बोलों के उस समूह को हम ठेका कहते हैं जो तालबद्ध हो। ठीक है, नोट करिए बच्चों। ताल के उस समूह को ठेका कहते हैं। ताल के उस समूह को ठेका कहते हैं जिसके बोल निश्चित हो। बहुत आसान सी परिभाषा में आप समझिए और नोट करिए, जिससे आप हमेशा याद रख सकें। क्या है? ताल के उस समूह को हम ठेका कहते हैं जो जिसके बोल निश्चित हो। या अर्थात आप दूसरी भाषा में और समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बोलों के उस निश्चित समूह को ठेका कहते हैं जो तालबद्ध हो। बच्चों एक प्रयोग में आ रहा है एक शब्द, जिसको आप ध्यान से समझिए। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ताल के उस समूह को ठेका कहते हैं जो निश्चित हो, या बोलो कि उस निश्चित समूह को ठेका कहते हैं जो तालबद्ध हो।
इस तालबद्ध या निश्चित का अर्थ क्या है, आप इसी को समझिए। अब जैसे हमने आपको ये परिभाषा नोट करा दी, ठीक है। अब हम कोई एक ताल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ताल आपने कहरवा ताल बहुत ज्यादा सुनी होगी, ये भजनों पर प्रयुक्त की जाती है और ये 8 मात्राओं की ताल है, ठीक है बच्चों। इस 8 मात्रा की ताल के बोल हैं धा, गे, ना, ती, न, क, धी, नो, ठीक है। ये 8 हो गए। कौन कौन से? धा, गे, ना, ती, न, क, धी, नो। हमारे 8 बोल ये हमारे दो भागों में विभाजित है, ठीक है। इसके 2 विभाग है, एक विभाग में 4 मात्राएं और दूसरी में भी 4 मात्राएं, दोनों मिलाकर हमारी 8 मात्राएं हो जाती हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि आपका ठेका कैसे बन रहा है। बच्चों देख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। अब जैसे मान के चलिए आपके हमने जो कहरवा के बोल बताए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी मात्राएं हो गई, ठीक है। ये जो हम लाइन खींच रहे हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को विभाग बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब बारी आती है जो हम आप इसके नीचे शब्द लिखने, वर्ड लिखने जा रहे हैं, धा, गे, न, ती, न, क, धी, नो। ये बच्चों क्या है? ये आपके बोल है, ये बोल है, ठीक है। अब इसके नीचे लगेंगे चिन्ह, सम और खाली। ये क्या है? ये आपके चिन्ह है। तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए, ये आपकी मात्रा हो गई, ये बोल है। ये जो बोल है, ये बोल ही हमारे ठेका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ठेका। समझ लीजिए बच्चों, ठेके की परिभाषा को समझिए और आप प्रैक्टिकली इसको देखिए कि ठेका के जो बोल मैंने जो आपको परिभाषा बताई है उसका प्रयोग कैसे होता है और कहां पर हम इसको बोल सकते हैं कि ये ठेका है। अब आपको हमने अभी बोला था कि किसी ताल के, देखो हमने आपको ताल लिखाई, ताल ये है कहरवा। निश्चित बोल कौन से? धागे, नाते, नाका, धिन। हम इन बोलों को क्या कहेंगे? हम इन बोलों को ठेका कहेंगे। बोलों के समूह को, यही इसका मतलब भी यही है। तालबद्ध, देखिए तालबद्ध है, मात्राओं के अंदर ही है ना। तो इस ताल की मात्राएं यदि 8 है तो हमने तो जो बोल लिखे हैं ना तो 7 लिखे हैं ना 9 लिखे हैं, वो हमारे 8 ही है। यानी निश्चित बोल, निश्चित मात्राओं के निश्चित बोलों को हम ठेका कहते हैं जो हमारे तालबद्ध हो। तालबद्ध देखिए विभाग में विभाजित है, सम का निशान है, खाली का निशान है। यानी ये ताल हमारी तालबद्ध है, जो हमारे समूह में जो बोल यूज हो रहे हैं, जिन बोलों का प्रयोग हो रहा है वो हमारे तालबद्ध है। तो ये बोल क्या कहलाएंगे? ये बोल बच्चों हमारे ठेका कहलाएंगे। बात समझ में आई ना बच्चों? अब हम आगे चलते हैं। विभाग क्या है? अब आपने एक चीज समझी, बोल, ठीक। बोल क्या थे? बोल हमारे ठेका के बोल थे जिनको हमने आपको बताया। इसके आगे आता है विभाग। आज बच्चों छोटे से छोटे शब्द जिनका तबले पर प्रयोग होता है उन सभी की परिभाषाएं हम आपको कराएंगे। दूसरा ताल बोल के बाद आया आपका विभाग। विभाग अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी ताल में जो आपके वर्ण प्रयोग हो रहे थे, मात्राएं थी, उन मात्राओं को विभाजित, जैसे 2 भाग 4 भाग, किसी ताल में 6 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 2 होते हैं, इनमें जो डिवाइडेशन किया जाता है उस समय हम जिसका प्रयोग करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका विभाग कहलाता है, ठीक है ना। जिनमें हम भागों में विभाजित करते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ताल लिखते समय बच्चों नोट करिए, ताल लिखते समय हम जब मात्राओं और बोलों का विभाजन करते हैं तब
हम एक खड़ी तब हम एक खड़ी लकीर का प्रयोग एक खड़ी लकीर का प्रयोग करते हैं जिससे मात्राएं एवं बोल विभाजित हो जाते हैं। यह विभाजन ही विभाग कहलाता है। यह विभाजन ही विभाग कहलाता है। यह विभाजन ही विभाग कहलाता है। बच्चों, ताल लिखते समय जब हम मात्राओं और बोलों का विभाजन करते हैं, तब हम एक खड़ी लकीर का प्रयोग करते हैं जिससे मात्राएं एवं बोल विभाजित हो जाते हैं। यह विभाजन ही हमारा विभाग कहलाता है। ठीक है ना बच्चों? एग्जाम्पल में देखिए, वही ताल जैसे अभी हमने आपको ठेके के समय समझाई थी, वही कहरवा आप ले लीजिए। उसी कहरवा में ही हम आपको पूरा समझाएंगे। अब हमने ये 8 मात्राएं थी, इस 8 मात्राओं के बीच में हमने एक लकीर खींच दी और हमने यही बात बोली कि विभाजन करते समय हम एक खड़ी लकीर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना बच्चों? इसमें कम मात्रा है तो हमारी एक लाइन का प्रयोग हो रहा है। जिस तरह से आप एक ताल को ले लीजिए, एक ताल में हमारी 12 मात्राएं होती हैं और 6 विभाग होते हैं, तो उन 12 मात्राओं में हम 6 लाइनें खींचेंगे। जब 6 लाइनें खींचेंगे तो हर विभाग में 2-2 मात्राएं आ जाएंगी ना। 2-2 विभाग, 2-2 मात्राओं का हम एक विभाग बनाएंगे तो 2 × 6 बराबर आपकी 12 हो जाएंगे, बराबर आपकी 6 विभाग में आपकी 12 मात्राएं आ जाएंगी। ठीक है ना? इसी तरह अब हम चलते हैं अपनी ताल पर, जिससे हमने आपको कहरवा ताल का प्रयोग किया है, जो आपकी छोटी ताल है और आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना बच्चों? अब आपकी ये जो विभाग हो गए ना, तो इससे आपकी विभाग की परिभाषा आपकी क्लियर हो गई। आपने क्या किया? आपने मात्राओं को इस तरह विभाजित कर दिया और हमने इसी में आपके बोल लिख लिए। जो हमने आपके बोल लिखे है ना, ये जो हमने आपके बोल लिखे हैं, ये बोल भी देखो बच्चों विभाजित हो गए, 2 भागों में या 2 विभागों में आ गए। आशा करते हैं बच्चों आपको विभाग की परिभाषा समझ में आई होगी। आगे चलते, इसी में अब आगे आएगा बच्चों आपका सम, खाली, ताली। ये क्या होता है? ये भी बच्चों तबले में प्रयोग किए जाने वाले हमारे बोल हैं, शब्द हैं, जिन्हें हम तबले पर बजाते समय या तबले के बारे में जब भी हम लिखते हैं तब प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना बच्चों? आप ठेके की परिभाषा और विभाग की परिभाषा के बाद अब आप चलते हैं बच्चों सम की परिभाषा पर। ठीक है ना? सम क्या है? किसी ताल की, एक चीज याद रखना, हमने इसमें वर्ड एक जोड़ा है, किसी ताल, मतलब कोई भी ताल हो, आपकी 3 ताल हुई, आपकी 1 ताल हुई, आपकी 4 ताल हुई, कहरवा हुई, दादरा, कोई भी ताल हुई। आसानी से समझ लीजिए बच्चों, किसी भी ताल की पहली मात्रा को हम सम कहते हैं। आसान सी परिभाषा, वन लाइनर, बिल्कुल वन लाइनर, आपने सुनते ही आप याद कर लेंगे। किसी भी ताल की पहली मात्रा को हम सम कहते हैं। तबले में जब भी बच्चों हम बजाते हैं या हम सुनते हैं या फिर कोई हमें समझा रहा होता है तो बोलता है कि सम पर आ जाइए। कोई हम गाना सुन रहे हैं, गा रहे हैं, तो बोलते हैं ये गाना सम से उठेगा। सम मतलब उस ताल की पहली मात्रा से वो गाना या बोल वहीं से उठाए जा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? बात समझ में आई? परिभाषा लिखिए बच्चों, किसी ताल की पहली
मात्रा को किसी ताल की पहली या किसी भी कोई भी ताल हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी ताल की पहली मात्रा को हम सम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सम कहते हैं। किसी भी ताल की पहली मात्रा को हम सम कहते हैं। सम का निशान बच्चों एक चीज और याद रखिए, सम का जो निशान होता है वो क्या होता है? सम का चिन्ह ये होता है एक्स। सम का चिन्ह एक्स होता है, एक्स होता है। देख लीजिए बच्चों, किसी भी ताल की पहली मात्रा को हम सम कहते हैं। सम का निशान ये होता है। इसको मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो भी बोल सकते हैं और इसको एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी ताल की पहली मात्रा को हम सम कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए वही वाली आप ताल दोबारा उठा लीजिए, छोटा छोटा लिखा देते हैं, देख लीजिए। ये हमने आपकी लिखी, ये पहली मात्रा पर ये जो निशान लग गया ये क्या है आपका? ये निशान आपका सम है। समझ गए ना बच्चों? जो भी चीज आप पहले परिभाषा देखिए, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिकली समझिए कि ये है क्या। मैं बार बार बच्चों इस ताल को बार बार नोट कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ कि हमारे बच्चे प्रैक्टिकली इस बात को समझे। परिभाषा का किस तरह से प्रयोग हो रहा है उस प्रयोग को समझे हमारे बच्चे। बात समझ में आ रही? इसमें ही आपकी जितनी भी अभी तक मैंने आपको क्या कराया, ठेका ये रहा आपका, विभाग ये रहा और सम ये रहा, ठीक है ना बच्चों। इस ताल से ही आप प्रैक्टिकली पूरा समझ लेंगे जो तबले पर जो आपके बोल प्रयोग हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। अब बात आती है आपकी सम के बाद आती है खाली की, ठीक है बच्चों। खाली, खाली का मतलब क्या है? खाली और ताली। बच्चों सबसे पहले आपने सुना सम। सम क्या था? सम आपके सामने है बच्चों, हमने आपको करा दिया है। सम का मतलब है कि कोई भी ताल की पहली मात्रा को हम सम कहेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है खाली की। बच्चों तबला जब बजता है तो आपने देखा होगा कि तबले को दोनों हाथों से बजाते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों कि तबला जो बजाते समय कुछ लोग देखा होगा कोई भी ताल बजा रहे हैं, बजाते ही कभी कभी वो एक हाथ को रख लेते हैं और एक हाथ से बजाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए, जहां पर तबले में एक हाथ से बजाया जाए दूसरे हाथ को रख लिया जाए, मतलब वो जो बोल चल रहे हैं वो हमारे खाली के चल रहे हैं। ताली देकर ना करा जाए, सिर्फ एक हाथ से किया जाए, वो आपका क्या है? वो आपका खाली है। जैसे आपने कभी तीन ताल, कहरवा ताल या कोई भी ताल हाथ पे लगाकर अगर देखी हो, एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे अगर हम कहरवा ताल ही लगा रहे हैं हाथ पे, कहरवा ताल हम हाथ पे लगाते हैं। कहरवा ताल का पहला आपका क्या है? पहली मात्रा पर आपका सम है और दूसरी मात्रा पर आपका दूसरे विभाग में आपका खाली है। पहली मात्रा पर सम है, पहली मात्रा के पहले विभाग में आपका सम है और दूसरे विभाग में यानी पांचवी मात्रा पर आपकी खाली है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? इसको हम लगाते हैं धा गे ना ते ना क धी न। ये क्या हुआ? इधर हमने जो आपकी मात्राएं काउंट की है 5 6 7 8 ना क धी न, यानी जो हम ताली दे रहे हैं ये क्या है? ये हमारी ताली हो गई, जिसका प्रयोग हम तबले में ताली के नाम से ही करते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे ही बनेगी जो अभी आपको हम बताएंगे। लेकिन खाली क्या है? जिसका प्रयोग हम दोनों हाथों से न करके सिर्फ एक हाथ से काउंटिंग करके करते हैं, वो हमारा खाली कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। बात समझ में आई? नोट करिए। जिन बोलों को ताल देते समय हाथ पर न लगाकर ताल देते समय हम
पर गिनते हैं, जिन बोलों को ताल देते समय हम उंगलियों पर गिनते हैं वो खाली कहलाते हैं। वो खाली कहलाते, वो क्या कहलाती है बच्चों? वो हमारी खाली कहलाती है। जिन बोलों को ताल देते समय हम उंगलियों पर गिनते हैं, अभी हमने बताया था ना आपको, न क धीन न क धीन, ये क्या था? ये हम काउंटिंग कर रहे हैं। ये जो काउंटिंग हमारी उंगलियों पर हो रही है, यानी ये हमारी खाली का निशान है। ठीक है, ये हमारी खाली की पहचान है। ठीक है, अब खाली का निशान क्या होता है ये भी देख लीजिए। जिस तरह आपका सम का चिन्ह था उसी तरह बच्चों खाली का भी चिन्ह होता है। खाली का चिन्ह क्या होता है? खाली का चिन्ह आपका 0 होता है। क्या होता है बच्चों? खाली का चिन्ह 0 होता है। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आई? अब आपकी आती है परिभाषा ताली। आपकी ठेके की परिभाषा हुई, उसके बाद आपकी विभाग की हुई, उसके बाद आपकी सम की, सम के बाद खाली। अब बात आती है बच्चों आपकी ताली की परिभाषा की। नोट करिए बच्चों और ध्यान से पहले सुना करिए। जब आप उस चीज को ध्यान से सुनेंगे तो आसानी से वो चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? लिखिए बच्चों, हेडिंग डालिए ताली। ताली, जिन बोलों का प्रयोग, जिन बोलों को बजाते समय हम दोनों हाथों का, जिन बोलों को बजाते समय हम दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं वो हमारी ताली कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वो हमारी ताली कहलाती है। वो बच्चों हमारी ताली कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आई? अब इससे बच्चों सिर्फ इस परिभाषा या जो एक ये लिखा है, इससे ही आपकी सारी परिभाषाएं क्लियर हो रही हैं। ये मात्राएं, मात्राओं का तो मतलब आप समझते हैं। किसी ताल में जो आपके बोल है, उन बोलों को निश्चित करने के लिए, उन बोलों को तालबद्ध करने के लिए जिन मात्राओं का प्रयोग होता है वो आपकी मात्राएं कहलाती हैं। जिन काउंटिंग का जिसका भी प्रयोग होता है वो आपकी मात्राएं कहलाती हैं। नंबर 1 आपका क्या हो गया बच्चों? नंबर 1 आपकी मात्रा हो गई। ठीक है ना? उसके बाद आपकी ये जो बोल है ये क्या है? ये आपके ठेका हो गए। समझते जाना बच्चों। इसके बाद ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? ये लाइन आपकी बच्चों विभाग हो गई। क्या हो गई? ये लाइन आपकी विभाग हो गई। ठीक है ना बच्चों? अब बात आती है इन चिन्हों की। ये चिन्ह क्या है? ये चिन्ह आपके बच्चों सम हो गए। और सम, जैसे सम को ही आपने सम बोल दिया, और इसके बाद जैसे इसमें 2 विभाग है, इसी तरह अगर इसमें 4 विभाग हो, जैसे हम 3 ताल ले लेते हैं, अगर उसमें 4 विभाग है, 4 है, कितने हैं आपके? 4 विभाग है। तो पहली तो मात्रा आपकी सम की हो गई, दूसरी आपकी ताली हो गई, तीसरी उसमें खाली है, और फिर आपका चौथी, फिर आपकी उसमें ताली हो गई। पहली ताली, दूसरी ताली और तीसरी ताली। ये जो, इसीलिए बच्चों सम का जो निशान है ये यहीं से हमारी ताली शुरू होती है। तो ठीक है ना बच्चों? आप इसको ताली में भी मान सकते हो कि जैसे आपकी ताली भी यही है। ठीक है ना? अब बात है इसकी, ये चिन्ह किसका है बच्चों? ये चिन्ह आपका खाली का है। ठीक है ना? आपकी एक केवल आपका ताल है जो कहरवा, उसको लिखने से ही आपके जो भी आपके बोल प्रयोग हो रहे हैं उन सबकी परिभाषाएं आपके सामने है। बच्चों आशा करते हैं आज के बाद जब भी आप ताल लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि ताल का जो भी आप इनमें बोल प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आप ठेका है, जैसे विभाग है, ताली है, खाली है, सम है, इनकी आपको अच्छे से जानकारी हो गई कि हम इनमें क्या प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना? अब बात आती है बच्चों, अब आपका ठेका बन के तैयार हो चुका है। ठीक है ना? ठेका बन के जब तैयार हो जाता है फिर आप सोचिए, अब ये आपका बज रहा है। ठीक है? अब हम
इनके साथ साथ और भी कुछ वर्ड हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग हम तबले पर करते हैं। बच्चों आज की वीडियो में हम आपको तबले से जितने भी बोल प्रयोग में आते हैं उन सब की जो भी डिटेल है, परिभाषा है, जानकारी है, आपको हम पूरी वीडियो में अच्छे से समझा देंगे। आपको सिर्फ एक वीडियो देखनी होगी जिससे आपको पूरी की पूरी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? जितने भी आपके तबले पर जो भी वर्ड, जो भी शब्द प्रयोग होते हैं उनकी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए बच्चों और समझिए कि आपको क्या क्या इसमें मिलेगा। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है आपके लिए। ये आपके 9th 10th नहीं, आपके 9th 10th 11th म्यूजिक में आप जब भी जितना भी पढ़ेंगे, आप जितना भी पढ़ेंगे, जितनी भी तैयारी करेंगे, आपको हर जगह बच्चों इस वीडियो की जो भी महत्वता है, इंपॉर्टेंस है, आपको समझ में आएगी बच्चों। तो जो भी बच्चों वीडियो बनाती हूँ, म्यूजिक का जितना भी सिलेबस आपके लिए लाती हूँ, तो हर चीज को मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे बच्चों तक इजी वे में पहुंचे। जब आप इजी वे को समझते हो तो वो आपके पास, आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक सेव रहता है। और जो चीज आपके पास सेव रहेगी बच्चों स्टडी से संबंधित, तो आप ही जानते हो कितनी हमारे काम की होती है। हम आप अगर इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी बच्चों ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो को बच्चों ध्यान से एक बार देख लिया करिए। इससे क्या होता है कि आपको ना आधी चीजें तो ऐसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है ना बच्चों? अब टॉपिक पर चलते हैं। आपकी ठेका, ताली, खाली, सम, इनके बाद अब आपका आता है बच्चों एक वर्ड यूज किया जाता है, कायदा। कायदा, ठीक है? कायदा क्या है आप इसको समझिए। तबले पर जो चीज बजाई जाती है उसमें एक, जैसे उसमें था, आपने देखा था राग में था बादी स्वर, संवादी स्वर, इस तरह था ना। इसी तरह तबले के ये कुछ शब्द हैं। कायदा क्या है? कायदे का आप विस्तार देखिए और सुनिए। वर्णों का वह समूह जिसका विस्तार अधिक से अधिक हो कायदा कहलाता है। ठीक है ना? वर्णों का वह समूह यानी जो आपकी ताल हुई, ताल के जो बोल हुए, जिसका विस्तार अधिक से अधिक हो, क्या कहलाएगा? आपका कायदा कहलाएगा। ठीक है ना? इसी सी परिभाषा आपको देखने में अजीब लग रहा होगा, भाई कायदा क्या है? जब आप देख लोगे, समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए तो कहती हूँ एक बार सुना करो, जब सुनोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। वर्णों का वह समूह, वर्णों का वह समूह जिसका विस्तार, वर्णों का वह समूह जिसका विस्तार अधिक से अधिक हो सके या अधिक से अधिक हो। वर्णों का वह समूह जिसका विस्तार अधिक से अधिक हो। वर्णों का वह समूह जिसका विस्तार अधिक से अधिक हो, क्या कहलाता है? कायदा कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कायदा कहलाता है। बहुत आसान सी परिभाषा है। वर्णों का वह समूह जिसका विस्तार अधिक से अधिक हो कायदा कहलाता है। मतलब कोई भी बच्चों वादक है हमारा, जो भी बोल बजा रहा है, उसको जितना ज्यादा वेरिएशन से वो डिफाइन कर रहा है, जितना ज्यादा उसका वो कहते हैं ना विस्तार करे जा रहा है, उनको तरह तरह से आपको नई नई तरीके से भिन्न भिन्न क्रियाओं के द्वारा उनको डिफाइन कर रहा है, उनको बजा रहा है, तो क्या कर रहा है? उन बोलों का विस्तार ही तो कर रहा है। उनका जो विस्तार हुआ तो क्या कहलाया? वो हमारा कायदा कहलाया। ठीक है ना? बहुत आसान सी परिभाषा। वर्णों का वह समूह जिसका विस्तार अधिक से अधिक हो क्या कहलाता है? हमारा कायदा कहलाता है। ठीक है? अब बच्चों एक शब्द और सुना होगा आपने, तिहाई। तिहाई ये बच्चों तबले पर प्रयोग होने वाले शब्द है। मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चों, ये तबले पर प्रयोग होने वाले शब्द है। आप संगीत में सीख रहे, पढ़ रहे हैं, तो आपको तबले की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों संगति तो हमारी तबले से ही होती है ना। राग, ताल, स्वर, लय, उसके साथ ताल, ये सब क्या है? ये सब आपस में संबंधित चीजें हैं। तो इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए बच्चों। नोट करिए, और आपके सिलेबस में भी है। किसी टुकड़े को, बहुत आसान सी परिभाषा है बच्चों,
किसी टुकड़े को मतलब ताल के टुकड़े को, कोई भी ताल है उसके टुकड़े को, किसी टुकड़े को यानी ताल के टुकड़े को 3 बार बजाने में, किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को तिहाई, कुछ लोग बच्चों तिहाई को तीहा भी बोलते हैं, तो तिहाई या तीहा कहते हैं, तिहाई या तीहा कहते हैं। आसान सी परिभाषा, किसी ताल के टुकड़े को, किसी भी ताल के टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहेंगे? 3 बार बजाने को तिहाई या तीहा कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? बहुत इजी सा है, समझिए। किसी ताल के टुकड़े को 3 बार बजाने को तिहाई या तीहा कहते हैं। तिहाई बच्चों 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2। तिहाई 2 प्रकार की होती है। तिहाई 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 दमदार तिहाई। नंबर 1 दमदार तिहाई। नंबर 2 बेदम तिहाई, बेदमदार तिहाई। ये तो बच्चों हमारे तबले का जो एक शब्द है तिहाई, उसकी परिभाषा हो गई। बच्चों कोशिश कर रही हूँ कि हमारे बच्चे बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में समझ सके। इसके बाद भी यदि हमारे बच्चों को कुछ भी समझ में ना आए, मैं बार बार बच्चों ये बात बोलती हूँ और आगे भी वीडियो में बोलूंगी, क्योंकि टीचर का काम क्या होता है कि हमारे बच्चों को समझ में आए। जब तक समझ में ना आए तब तक हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पूछें और हम अपने बच्चों को बार बार बताएंगे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कभी तो समझ में आएगा ना। तो कोशिश करती हूँ कि हमारे बच्चों को समझ में आए। और बच्चों आप लोग कमेंट करके पूछा करिए, यदि आपको किसी भी समय में, किसी भी शब्द में, किसी भी परिभाषा में कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत आसानी से आप पूछ सकते हो, मैं आपको उस चीज का आंसर दूंगी। तो बच्चों पढ़ा करिए और इसको देखा करिए। आज की आपकी वीडियो में, आपकी वीडियो बेशक लंबी हो जाएगी बच्चों, ये वाली जो वीडियो है आपकी तबले के टॉपिक की, आपकी वीडियो लंबी होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी परिभाषाएं हैं मैं सारी आपको एक ही वीडियो में समझा दूंगी। और आज आपकी यूनिट जो 3 चल रही है वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? तो कोशिश यही कर रही हूँ कि हमारे बच्चों को आज पूरा अच्छे से समझ में आए। और मैं चाह रही हूँ इससे संबंधित कोई भी बच्चों का कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आए तो आप तुरंत उसको आप कमेंट करिए और मुझे बताइए। चलते हैं बच्चों आगे टॉपिक पर। बच्चों आपका कायदा और तिहाई के बाद आता है अब आपका पलटा। पलटा क्या होता है? अभी हमने बच्चों आपको कायदा कराया था, वर्णों का वह समूह जिसका विस्तार अधिक से अधिक हो, क्या कहलाता है? आपका कायदा कहलाता है। आपकी पलटे की परिभाषा यहीं से बनती है बच्चों। कायदे के विस्तार को हम पलटा कहते हैं। आप लॉजिक देखिए कि वर्णों का समूह विस्तार किया तो क्या बन गया? कायदा हो गया। उस कायदे का भी विस्तार हुआ। उस कायदे का विस्तार कैसे किया? उस कायदे को उलट पलट के आगे पीछे उन बोलों को कभी आगे ले जा रहे हैं, कभी पीछे ले जा रहे हैं, उनका डिटेल कर रहे हैं। वो डिटेल आपकी क्या कहलाएगी? वो डिटेल आपकी पलटा कहलाएगी। पलटा मीन्स उलट पलट। उलट पलट मीन्स कायदे का जो विस्तार किया गया था एक नियमबद्ध तरीके से, आपका जो हमने कायदे का विस्तार किया है उस विस्तार को आगे पीछे, बोलों को आगे ले जा रहे, पीछे ले जा रहे, स्किप कर रहे, फिर दोनों दूसरे बोलों को जोड़ रहे, ये सब आपका पलटे के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आपकी पलटे की परिभाषा क्या हुई? कायदे के विस्तार को हम पलटा कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों आती है आपकी परन। पलटे के बाद आपकी दूसरी हेडिंग आती है बच्चों परन। परन क्या है? खुले व जोरदार। खुले बोल बच्चों तबले पर 2 तरीके के बोलों का प्रयोग होता है। एक होते हैं हमारे बंद बोल और एक होते हैं बच्चों हमारे खुले बोल। खुले और बंद बोलों में अंतर क्या है बच्चों?
खुले बोल। आप बच्चों ताले आपने लिखी होंगी, दो तरह से ताले लिखते हैं। एक में आता है धा धा, कभी आप देखना जैसे कोई भी ताल शुरू हो रही हो आपकी धा से शुरू हो रही है, कोई शुरू होती है धिन धिन, समझ रहे हो ना, धिन मतलब धा धा। आपका जो मुंह खुल रहा है जिससे हम खुल के जो बोल पा रहे हैं, वो जो वर्ड बोल रहे हैं खोल के मुंह, वो आपका खुला बोल हो गया। बंद जिसमें आपका मुंह बंद हो रहा है, जैसे धिन धिन, आपका मुंह नहीं खुल रहा ना, तो वो क्या है, आपका बंद बोल है। ठीक है, आते हैं परन की परिभाषा पर। खुले व जोरदार बोलों के उस समूह को परन कहते हैं। खुले व जोरदार बोलों के उस समूह को परन कहते हैं जो कम से कम 3 आवृत्तियों की हो। 3 आवृत्तियों की मतलब जैसे आप ठेका लिख रहे हैं ना, तो उस ठेके को कम से कम 3 बार लिख लें, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका आवृत्तियों में 3 आवृत्तियां हो जाएंगी। तो खुले व जोरदार बोलों का वह समूह या उस समूह को हम परन कहते हैं जो कम से कम 3 आवृत्तियों की हो। ठीक है ना बच्चों, आपकी परन की परिभाषा कंप्लीट हुई। परन के बाद बच्चों आती है आपकी लग्गी। लग्गी क्या होता है? लग्गी बच्चों तबले पर प्रयोग होने वाला एक शब्द है जिसकी परिभाषा देखिए बच्चों। जो हमारी छोटी छोटी ताले हैं, कहरवा, दादरा, इन तालों को क्या करते हैं, इन तालों के बोलों को कायदा क्या था, कायदे पर अभी हम बोलों का या वर्णों का विस्तार कर रहे थे ना, उसी तरह दादरा और कहरवा तालों के बोलों को कायदे की तरह विस्तार करें। कायदे की तरह विस्तार जब किया जाता है तो क्या कहलाती है, तो आपकी लग्गी कहलाती है। बहुत इजी सी परिभाषा है। लग्गी सुनने में अजीब लग रहा होगा कि पता नहीं इसकी क्या परिभाषा बनेगी, लेकिन सुनिए, कायदे में आपका क्या होगा, कहरवा और दादरा की जो बोल है आपके, कहरवा धागे ना तीना का दिन, दादरा धाधी ना धातु ना, इनके जो बोल है, इन बोलों को कायदे की तरह विस्तार किया जाए। जब इन कायदे की तरह इनका विस्तार करके इनका प्रयोग किया जाएगा तो आपकी लग्गी बन जाएगी, लग्गी कहलाएगी। परिभाषा देखिए बच्चों, लग्गी की परिभाषा, दादरा तथा कहरवा तालों में प्रयोग किए जाने वाला वह वर्ण समूह जिसमें कायदे के समान विस्तार हो, लग्गी कहलाती है। ठीक है, अब बच्चों आता है आपका रेला। रेला क्या होता है बच्चों? रेला और पलटा में बहुत बारीक सा अंतर है, दोनों सेम है, दोनों ही सेम है, लेकिन दोनों, फिर आप ये कहोगे कि मैडम फिर दोनों के शब्द अलग अलग क्यों है? अंतर समझिए, पहला पलटा, दूसरा आपका रेला। रेला और पलटा में अंतर बच्चों ये होता है, अभी आपने क्या देखा, पलटा मैंने क्या बोला था, कायदे के विस्तार को हम पलटा कहते हैं, ठीक है ना, यही बोला था। रेला में क्या होता है, रेले में बच्चों कायदे के बोलों को चौगुन और अठगुन की लय कार्यों में प्रयोग किया जाता है। मतलब अभी आप ध्यान से समझिए, पलटे में क्या था, आप कायदे के विस्तार को और विस्तार कर रहे थे, उलट पुलट करके उसका प्रयोग कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जब आपका रेला बज रहा है तो रेले में क्या होगा, रेले में बच्चों उन्हीं कायदे के बोलों की जो लय होगी वो बहुत ही अधिक होगी, मतलब द्रुत लय से भी अति द्रुत लय बोल सकते हो, वो होगी। रेले और कायदे, रेले और पलटे में बच्चों सिर्फ गति का अंतर होता है, सिर्फ गति का, यानी सिर्फ लय का अंतर होता है, समझ रहे हो ना बच्चों। उसमें भी आपके कायदे के विस्तार को पलटा कर रहा था वो, इसमें भी क्या है बच्चों, कायदे के बोलों को चौगुन तथा अठगुन में बजाने को हम रेला कहते हैं। बात समझ रहे हो बच्चों, हम रेला कहते हैं, ठीक है ना। रेला और पलटा में केवल गति का अंतर होता है, गति जो अभी हमने आपको बताई, लय, ठीक है ना बच्चों। बात समझ में आई? ये बच्चों आपकी तबले पर प्रयुक्त तो होने वाले शब्दों की परिभाषाएं हैं। मैं बार बार बच्चों बीच में बोल रही हूँ, आपकी वीडियो लंबी होने वाली है बच्चों। क्यों? क्योंकि आपकी आज सारी जितनी भी तबले पर जो भी आपके शब्द प्रयोग होते हैं उनकी परिभाषाएं मैं आपको कराने वाली हूँ। और आज आपका यूनिट 3 है, वो भी आपका समाप्त हो जाएगा, अब आपका यूनिट 4 चलेगा, ठीक है ना। अब बच्चों हम इसी में आगे करते हैं उठान। उठान क्या है, ठीक है बच्चों। उठान देखिए बच्चों, हेडिंग डालेंगे हम उठान। बच्चों अब ज्यादा हेडिंग्स नहीं है आपकी, उठान है, पेशकार है और आपका टुकड़ा है, बस यहीं तक आपका
जो भी तबले के शब्द हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे। बस थोड़ी देर और आप ध्यान से देखिए, पढ़िए। पहला आपका है, हम डालते हैं उठान। उठान में बच्चों क्या होता है? उठान में बच्चों ये होता है जब आपके खुले और जोरदार बोलों का वह समूह जब आपका बजाया जाता है। किसके साथ? जब आपका नृत्य के साथ या किसी की संगति के साथ जब बच्चों खुले या जोरदार बोलों का समूह बजाया जाता है, या बच्चों कोई भी वादक सोलो परफॉर्मेंस कर रहा है, उस समय वो खुले व जोरदार बोलों का प्रयोग कर रहा है, तो वो आपका उठान कहलाता है। ठीक है ना बच्चों? चलिए नोट करते हैं। खुले व जोरदार बोलों का, खुले व जोरदार बोलों का वह समूह जो संगति करते समय या नृत्य। बच्चों संगति दो तरह की होती है, एक तो बच्चों आपकी किसी गीत के साथ और दूसरी आपकी नृत्य के साथ। नृत्य के संगति करते समय या नृत्य की संगति करते समय प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह उठान कहलाता है। वह उठान कहलाता है। कभी कभी वादक बच्चों जो बजाने वाला, कभी कभी वादक सोलो वादन में भी, कभी कभी वादक सोलो वादन का प्रारंभ, कभी कभी वादक बच्चों सोलो वादन का जो प्रारंभ होता है, मतलब जो शुरुआत होती है सोलो वादन का प्रारंभ भी उठान से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? उठान से करते हैं। ठीक है ना? कभी कभी वादक सोलो वादन का प्रयोग, वादन का प्रारंभ भी उठान से करते हैं। ठीक है ना बच्चों? आपका उठान ये है। उठान क्या है? खुले व जोरदार बोलों का वह समूह, खुले व जोरदार बोलों का वह समूह जो संगति करते समय या नृत्य की संगति करते समय प्रयोग किया जाता है, उठान कहलाता है। कभी कभी वादक सोलो वादन का प्रारंभ भी उठान से करते हैं। ठीक है ना बच्चों? समझ में आया ना बच्चों? ये जो सोलो वादन करते हैं बच्चों, ये पूर्वी वाद्य के जो वादक होते हैं वो करते हैं। ठीक है? अब बात आती है आपकी पेशकार की। हेडिंग डालिए बच्चों, पेशकार। हेडिंग डालिए बच्चों, पेशकार। हेडिंग आप डालेंगे पेशकार। पेशकार में क्या है बच्चों? कठिन व आड़लय। आगे बच्चों आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये लय कार्यों में, तब आप समझ पाएंगे। अभी आप नोट कर लीजिए, कठिन व आड़लय कि आड़लय क्या होती है। आड़लय के कायदे, कठिन व आड़लय के कायदे पेशकार कहलाते हैं। कठिन व आड़लय के कायदे पेशकार कहलाते हैं। कठिन व आड़लय के कायदे पेशकार कहते हैं।
कहलाते हैं। बच्चों अभी हमने आपको बताया था उठान में कि पूर्वी वाज के वादक उठान से सोलो अपना प्रारंभ करते हैं। उसी तरह बच्चों जो पश्चिमी वाज के लोग होते हैं वो पेशकार से अपना वादन प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना। तो जो पश्चिमी वाज के होते हैं ना, पश्चिमी वाज में वादक अपना वादन पेशकार से शुरू करते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब बचता है आपका टुकड़ा। टुकड़ा क्या है? टुकड़े में क्या होता है बच्चों? टुकड़े में बच्चों 1 से 3 तक के आवर्तन के बोलों के समूहों का प्रयोग किया जाता है। 1 से लेकर 1 से 3 तक के आवर्तन, 1 से 3 तक के आवर्तन के बोलों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। एक साथ किया जाता है। 1 से 3 तक के आवर्तन के बोलों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, किंतु इसमें बच्चों 1 से 3 तक जो आवर्तन है, जैसे आपका ठेका लिखा गया, ठेका जब आप एक आवर्तन में लिखते हैं तो उसमें मात्राएं भी लगाएंगे, विभाग भी लगाते, चिन्ह भी लगाते, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? 1 से 3 तक के आवर्तन के बोलों का समूह एक साथ प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इसमें आपकी लयकारियां, विभाग, मात्राएं, इनका कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वो आपका क्या कहलाएगा? टुकड़ा कहलाएगा। किंतु इसमें लयकारी, विभाग, मात्रा का प्रतिबंध नहीं होगा। प्रतिबंध नहीं होता है, टुकड़ा कहलाता है। टुकड़ा कहलाता है। बच्चों पेशकार क्या था? कठिन तथा आड़ले के कायदे आपके पेशकार कहलाते हैं। पश्चिमी वाज में वादक अपना वादन पेशकार से शुरू करते हैं। उसके बाद बच्चों इस जो टॉपिक आपका चल रहा है उसकी लास्ट परिभाषा है बच्चों टुकड़ा। 1 से 3 तक के आवर्तन के बोलों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, किंतु लयकारी, विभाग, मात्रा आदि का इसमें प्रतिबंध नहीं होता है, टुकड़ा कहलाता है। ठीक है ना बच्चों। प्रतिबंध नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? आपका टुकड़ा कहलाता है। ठीक है ना बच्चों। ये आपकी बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो मैंने बच्चों आपको एक ही वीडियो में कराई है और कोशिश की है कि हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा समझ में आए। बच्चों ये सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जरूर आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन बच्चों इनका प्रयोग बच्चों 12th में, ग्रेजुएशन में, एमए में, या फिर बच्चों जो हमारे कॉम्पिटिशन लेवल के जो हमारे जो कह सकते हैं साथी कह सकते हैं बच्चे हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि बच्चों ये जो हम आपको चीजें बता रहे हैं ना, छोटी छोटी सी, आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों यहीं से देखने को मिल जाते हैं। अभी मैंने 2 चीजों का प्रयोग किया था जब मैंने आपको उठान और पेशकार पढ़ाया था कि तो उसमें आ जाता है बच्चों की पूर्वी वाज के वादक अपना वादन कहाँ से शुरू करते हैं। ऑप्शन में होता है बच्चों पेशकार, उठान। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं पेशकार भी उठान में ही आता है, उठान भी उठान में है, मतलब दोनों का प्रारंभ शुरुआत से ही होता है। तो इसमें अंतर यही होता है बच्चों, उठान का प्रयोग पूर्वी वाज वाले करते हैं और पेशकार का प्रयोग बच्चों पश्चिमी वाज वाले करते हैं। वो दोनों का मतलब एक ही है। पेशकार और उठान का मतलब क्या है? सोलो जो भी परफॉर्मेंस करता है उसकी बिगनिंग उसकी वहीं से होती है।
ऐसी ही बच्चों छोटी छोटी मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। वीडियो को बच्चों अच्छे से देखेंगे तभी तो समझेंगे कि हमारे जो छोटे छोटे जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम कैसे अपने क्लियर कर पाए। होता क्या है बच्चों, आती हर चीजें, हर मतलब जो हमारा तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे कैंडिडेट है वो सब, उनको सब आ रहा है, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि वो जो छोटी छोटी माइनर चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं वही चीज में अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आपकी कंफ्यूजन वहीं पर होते हैं और गलती की गुंजाइश वहीं बनी रह जाती है। तो बच्चों पूरी वीडियो देखा करिए और ध्यान से सुना करिए, और एक बार वही 3 वाला फॉर्मूला मैं आपको बार बार बताती हूँ, एक बार ध्यान से सुने, उसके बाद लिखें, और तीसरा आप एक बार फिर रिवीजन करें। 3 बार यदि आपने ये काम कर लिया, मैं गारंटी से कहती हूँ दोबारा भूलेंगे नहीं आप इस चीज को। मैं जानती हूँ बच्चे मैंने देखे, मैं पढ़ हर समय मेरा काम ही बच्चों यही है, मैं पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों में ही मेरा काम है तो मैं करती हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों को किस तरीके से आना चाहिए। मैं छोटी सी छोटी चीज को इसीलिए आपको डिटेल करा के बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ बच्चों आपको तबले से संबंधित जो आपका मेन टॉपिक था यूनिट 3 का वो आज आपका क्लियर हो गया। अगली वीडियो से आपकी यूनिट 4 चलेगी। आशा करती हूँ बच्चों को सभी कुछ समझ में आया होगा। फिर भी यदि बच्चों कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए तो बच्चों आगे भी हमारे बच्चों को शेयर करिए। धन्यवाद।